अच्छा, आप लोगों को सबसे पहले बताना, जो कल हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था ना, उसमें एक मिस्टेक थी। हम लोगों ने जो कल पहले लिखवा लिया था कि आर्कटिक का अध्ययन करने के लिए ना प्रक्षेपण केंद्र को स्थापित किया गया है, उसमें आंसर में आप लोगों को लिखवा दिया गया था नार्वे लिखवा दिया गया था, वो बाय मिस्टेक था। उसका जो राइट आंसर है ना वो है स्वीडन में वो प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है, तो उसे आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा कंसंट्रेशन इधर बनाइएगा आप लोग। अगर इसे हम देखा जाए कि पहला ही जो हम सबका क्वेश्चन है वो है विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया है ना, वो किया गया है दावोस में। तो ये दावोस शहर का नाम है और ये दावोस है कहाँ पर, ये है स्विट्जरलैंड में, आपका स्विट्जरलैंड में। अब अगर बात करें जो विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच इसे कहा जाता है WEF की अगर हम बात करें तो इसका पूरा जो नाम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अगर हम आगे इसकी बात करें ना, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है डेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो है 1971। और अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है ना, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें ना कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है ना कि विश्व में यानी कि जो वैश्विक समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बातचीत करना तथा उनका क्या समाधान है इस पर भी विचार विमर्श करना होता है। पूरे विश्व के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। अगर इस बार की अगर बात की जाए तो लगभग 130 कंट्रीज के लगभग 2700 लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और वैश्विक जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जाएगी और उसका क्या समाधान हो सकता है उस पर भी वहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत की तरफ से भी कई लोग गए हैं। मनसुख मंडाविया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अश्विनी वैष्णव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं भी सुना होगा कि राघव चड्ढा एक नाम है, आम आदमी पार्टी के ये सांसद हैं। ये लोग यहाँ से गए हुए हैं और कई उद्योगपति के भी जाने की संभावना जताई गई है, जैसे कि अपने यहाँ के हैं ये गौतम अडानी वगैरह, ये लोग भी, इन लोगों के भी जाने की संभावना जताई गई है। अच्छा, जो इसकी बैठक की जा रही है वो कहाँ पर की जा रही है, दावोस स्विट्जरलैंड में है। और ये किसके, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका कंप्लीट नाम है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1971 है, हेडक्वार्टर्स का जो है जिनेवा में है। वैश्विक समस्याओं पर चर्चा की जाती है तथा उसके समाधान के विषय में भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। अच्छा, इस बार का जो आयोजन है ना, इस बार का जो आयोजन है वो 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक यहाँ की बैठक हो रही है। 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक ये बैठक होनी है इस बार। चलिए, ये तो नहीं पहले क्वेश्चन की कुछ हालचाल। चलिए अगले वाले पर चलते हैं। अगला वाला है ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीरों के पास देश की कुल कितने प्रतिशत संपत्ति है। ऑक्सफैम के अनुसार जो 1% अमीर है ना, उनके पास देश की कुल जो संपत्ति है वो है 40%। अब जरा बात की जाए जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है, पहले तो इसी की हम बात कर लेते हैं कि जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है इसी की हम बात करें ना, तो ये जो है ये 1942 में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर ये किया गया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे आज हम लोग इंग्लैंड कहते हैं ना, इंग्लैंड में इसको स्थापित किया गया 1942 में ऑक्सफैम रिपोर्ट। अच्छा, इसका काम क्या है, ऑक्सफैम जो रिपोर्ट है ना, ये पूरे विश्व में आर्थिक असमानता कितनी है, गरीबी अमीरी के बीच में कितने का गैप है और भुखमरी वगैरह जो कुछ है, इन सब की रिपोर्ट ये ऑक्सफैम जो रिपोर्ट है ना ये सब प्रदर्शित करती है। अच्छा, आजकल अगर अभी जो हाल फिलहाल में इसके आंकड़े आए हैं, भारत में जो 1% अमीर है ना, उनके पास में ही पूरे देश की जो 40% संपत्ति है टोटल इन्हीं के पास में है। तो इसे देखा जा सकता है कि गरीबी और अमीरी के बीच कितना बड़ा गैप है। केवल 1% लोग हैं और पूरे भारत की जो संपत्ति है उसका लगभग 40% ये लोग अपने पास ही रखे हुए हैं। और यही कुछ रीजन है कि जो आजकल अमीर होता चला जा रहा है, गरीब होता चला जा रहा है। इसके पीछे की मेन वजह यही सब है, आर्थिक असमानता। अच्छा, आजकल की अगर देखा जाए ना, जो गरीब है ना, जितने प्रकार के भी टैक्स वगैरह लगते हैं, जितने भी कर लगते हैं ना, उसका अंतिम रूप से भुक्तभोगी जो होता है ना वो गरीब ही होता है। वो केवल चुकाता है बस। ये जो बड़े लोग होते हैं इनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, जितना कुछ फर्क पड़ता है वो ये गरीब पर ही पड़ता है। अभी 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम ने इसको प्रकाशित किया हुआ था। 2014 में इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का आकलन किया हुआ था और उसमें इन्होंने बताया था ना कि विश्व के जो 85 अमीर ऐसे लोग थे ना, विश्व के 85 ऐसे अमीर थे जिनके पास उस समय 2014 में पूरे विश्व की 50% संपत्ति इनके पास थी। यानी कि पूरे विश्व का जो 50% धन था वो इन्हीं केवल और केवल 85 लोगों के पास में था। ये 2014 की ये बात अगर करते हैं
तो ये कुछ है। अच्छा, और गरीबी में अगर आंकड़े देखे जाए ना, तो जो नीचे से अगर देखा जाए तो जो नीचे से 50% लोग हैं ना, उन बेचारे 50% के पास केवल इस पूरे भारत की केवल 3% धन है उनके पास में बस। तो ये कुछ तो आंकड़े हैं जो बड़े गड़बड़ है भारत की तरफ से। चलिए आगे देखा जाए। अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है? अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने परसेंट एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है? तो यह है 20%। अब क्या होगा कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिला दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाएगा? अच्छा, अभी तक अगर आपको बताया ना, तो जो कुछ हो रहा है, अभी जो पेट्रोल मिलता है ना, तो पेट्रोल उसका जो पूर्ण दहन होता है ना, वो कंप्लीट हो नहीं पाता है। तो एथेनॉल अगर उसमें मिला दिया जाता है ना, तो पेट्रोल का पूर्ण दहन हो जाएगा। इसीलिए उसमें अब 20% पेट्रोल जरूर मिलाया जाएगा। अच्छा, ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से ही। 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू कर दिया जाएगा। आगे चला जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? आप लोगों को पता है? नहीं पता है। चलिए बताते हैं आपको। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। अच्छा, स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी उद्यम आप स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे मसले कुछ भी। आप कोई भी स्टार्टअप, आप एक नई कंपनी अगर आप बनाना चाह रहे हैं, उसे अगर आप शुरू करते हैं तो उसी को स्टार्टअप कहा जाता है। तो स्टार्टअप दिवस अगर हम बात आपसे करें ना कि 16 जनवरी 2016 को ही एक घोषणा की गई थी स्टार्टअप शुरू करने की। तो जो स्टार्टअप शुरू करने की घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 16 जनवरी 2016 को ही शुरू किया था, और इसीलिए 16 जनवरी को ही स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर कोई स्टार्टअप, अगर किसी दिवस की अगर बात आती है ना, तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके पहले भी हम आपको लिखवा चुके हैं जनवरी के जो प्रमुख दिवस हैं। अगर दिवस की बात आ जाए तो जितने भी पीछे हम लोग प्रमुख दिवस लिखे हैं, उन सब को कंप्लीट रिवाइज एक बार कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें 1 जनवरी की, 1 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? परिवार दिवस। अगर 4 जनवरी की हम बात करें तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी की अगर बात करें तो अनाथ दिवस होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है। 18 जनवरी को टीकाकरण दिवस होता है। और अगर हम बात करें 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है। 24 जनवरी क्या होता है? बालिका दिवस होता है। 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस होता है। अगर 30 जनवरी की अगर हम बात करें तो शहीद दिवस होता है। उसी दिन कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी होता है ना। 16 जनवरी क्या होता है? स्टार्टअप दिवस। ये कुछ चीजें हैं ना, अगर कहीं पर दिवस वगैरह की बात आए तो जितने भी दिवस उस मंथ में पड़े उन सब की चर्चा कर लेनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। असल में अंधता नियंत्रण अगर बात करें ना, वहां पर एक चला है राइट टू विजन पॉलिसी वहां की गवर्नमेंट एक लाई है। और इस पॉलिसी के तहत क्या है ना, अंधता नियंत्रण जो कार्यक्रम है उसके यहाँ चलाया जाएगा। जो ऐसे अंधे लोग हैं ना, उन अंधे लोगों में आंख का जो प्रत्यर्पण किया जाता है वो उनको निःशुल्क रूप में दिया जाएगा। और उसके तहत जितनी भी दवाएं उसमें यूज में आएंगी उस समय उनकी दवा भी निःशुल्क होगी और आंख का जो प्रत्यर्पण है वो भी निःशुल्क किया जाएगा। और ऐसे में जो अंधे लोग वहां पर हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, उनके लिए काफी ये कारगर साबित होगी। कौन कर रहा है ये? राजस्थान का राइट टू विजन ये पॉलिसी लाएगी, जिसमें अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की जा रही है राजस्थान में। अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे कुछ पूछे, अगर अंधता निवारण वहाँ पर अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अगर लाया जा रहा है, ये पॉलिसी वहाँ पर लाई जा रही है, तो अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि आंख का जो दान किया जाता है, इसे नेत्रदान हम लोग कहते हैं ना, नेत्रदान अगर किया जाता है तो आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है? वो होता है कार्निया ना। अगर कोई अगर ऐसा कहता है कि नेत्रदान किया गया है तो कितने लोग ऐसा समझते हैं कि अखियां निकाल करके पूरी अखियां उसमें ले जाकर के फिट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। होता ऐसा है कि इसका जो एक भाग कार्निया है, उसी कार्निया का प्रत्यर्पण करके उनकी आंख में उसको फिट कर दिया जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछे ना, ये आंसर आप लोग लिख करके लाइएगा। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो लिख करके लाइएगा, बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, वो उनके लिए कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है कि आंख का जो रंग होता है वो किससे निर्धारित होता है। किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की नीली आंखें होती हैं, किसी की काली आंखें होती हैं। तो आंख का जो रंग होता है वो किससे निर्धारित होता है, इसका निर्धारण कौन करता है? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल की है? अभी हाल फिलहाल में एक बायलैटरल सीरीज खत्म हुई है। किसके साथ में हुई थी? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल की है किसके विरुद्ध में? तो वो है आपका श्रीलंका। अभी आई थी यहाँ पर खेलने के लिए। 3 एक दिवसीय मैच खेले गए, उसमें जो तीसरा एक दिवसीय मैच है
भारत ने विश्व में सबसे बड़ी जीत हासिल इसमें की है। अगर इसमें बात करें तो इंडिया ने इसमें बनाए थे कुल 390 रन। 390 रन इंडिया ने इसमें बनाए थे, जबकि श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका इसमें केवल 73 रन पर ही ऑल आउट हो गई, 73 रन पर। और अगर हार जीत का अंतर देखा जाए ना, तो जीत जो है ना, भारत इसमें 317 रन से जीत हासिल किया है। भारत इसमें 317 रन से इसमें जीत हासिल किया हुआ है। आगे अगर बात की जाए, अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मैच हुआ था ना, तो इंडिया के कैप्टन कौन है वो चीज़ हम सबको जानना चाहिए, श्रीलंका के कैप्टन कौन है वो सारी चीज़ें हम सबको जाननी चाहिए। मैन ऑफ द मैच कौन है इसमें वो भी चीज़ें जाननी चाहिए, और किस स्टेडियम में ये मैच खेला गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम सबको जाननी चाहिए। चलिए अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के कैप्टन कौन थे इसमें, उनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन थे। अगर यही बात अगर हम करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के कैप्टन कौन थे, उनका नाम था दासुन सनाका। दासुन सनाका ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान थे। और अगर इसमें हम बात करें कि मैन ऑफ द मैच इसमें कौन था, मैन ऑफ द मैच जो पाया वो कौन थे, उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली 166 रनों की नाबाद पारी इन्होंने खेला, विराट कोहली। और अगर बात करें किस स्टेडियम में इस मैच को खेला गया, स्टेडियम है आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल में है। इस स्टेडियम में मैच ये खेला गया था, और भारत इसमें 317 रन से जीत हासिल की है, जो पूरे विश्व में अभी तक कोई भी क्रिकेट टीम इतने रनों के अंतर से जीत हासिल नहीं की है। चलिए आगे देखा जाए। नवाब मीर बरकत अली खान का निधन हो गया, वे कौन थे। नवाब मीर बरकत अली खान का निधन हो गया ना, तो इनके पहलवे लिखा हुआ है क्या, नवाब। तो ये क्या थे, नवाब थे। और कहाँ के ये नवाब थे, हैदराबाद एक रियासत अपने यहाँ हुआ करती थी ना, अपने यहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो रियासतों का एकीकरण भी उसी समय चल रहा था सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में। तो जो हैदराबाद रियासत थी, इसी हैदराबाद रियासत में ही कई नवाब हुए, और उन्हीं नवाबों में अंतिम नवाब यानी 8वें क्रम के जो नवाब थे, उन्हीं का नाम है नवाब मीर बरकत अली खान। यानी कि हैदराबाद जो रियासत है उसके अंतिम नवाब हैं मीर अली बरकत अली खान, ये हैदराबाद के ये नवाब थे। चलिए अगर इसके विषय में बात किया जाए, हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए कोई एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया था। और ये ऑपरेशन कब लाया गया था, ये इन 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया था। और वहीं के नवाब थे 8वें नवाब और अंतिम नवाब मीर बरकत अली खान। इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। इनका निधन कहाँ पर हुआ है, इनका निधन हुआ है तुर्की में। इनका निधन हुआ है तुर्की में, लेकिन इनका अंतिम संस्कार कहाँ पर होगा, इंडिया में ही होगा। अच्छा, इससे एक चीज़ और जरा देखें ना कि अगर किसी की डेथ की अगर बात आती है, इनका निधन हो गया, तो पीछे भी हम लोग निधन पर चर्चा किए हुए हैं क्या, पीछे भी कुछ। जैसे अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि रहमान राही का निधन हुआ था पीछे, वो रहमान राही कौन थे, रहमान राही कौन थे, रहमान राही एक कवि थे और जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए थे ना। ये सारी चीज़ें अगर कोई चीज़ आती है तो उसको रिवाइज कर लिया कीजिए। अगर किसी की डेथ आती है तो पिछले सेशंस में जितने भी हम लोग डेथ पढ़े हुए हैं उन सबको रिवाइज कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए ये एक छोटा सा ये कार्यक्रम हम सबके पास में था। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ना कि कल का जो वीडियो था वो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि बाई मिस्टेक आपको आंसर गलत लिखवा दिया गया था। तो जो आर्कटिक में एक प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया था आर्कटिक के अध्ययन के लिए, वो हम आपको लिखवा दिए हैं नॉर्वे, जबकि उसमें राइट जो आंसर है ना वो है स्वीडन आपका। तो वो आंसर आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।